नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टोरी अबाउट हिस्ट्री में। जहां आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्री व उनके कार्यकाल के दौरान भारत में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो देखते हैं, पहले प्रधानमंत्री जो है वो है हमारे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की यदि बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल है वो है 15 अगस्त से लेकर जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल है 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। इनके कुछ और नाम थे, यानी कि इनके अन्य नाम थे चाचा नेहरू या फिर पंडित जी, यानी कि इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता था, जो कि बच्चों के बहुत प्रिय होते थे। ये सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे और विदेश मंत्री के पद पर भी ये रहे थे। संघीय संविधान समिति तथा संघ जो शक्ति समिति थी, इनके उस समय ये अध्यक्ष भी रहे। इनके बारे में और देखते हैं तो भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के यहाँ सचिव महासचिव चुने गए और साथ ही कांग्रेस में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ है, लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। 1938 में अगर बात की जाए तो कांग्रेस द्वारा जो नियोजित राष्ट्रीय योजना समिति थी, यानी कि राष्ट्रीय योजना समिति की जो थी उसके अध्यक्ष भी ये बने थे। वहीं पर 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो याद रखना, 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वहीं बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने भारत में कई सार्वजनिक उपकरण जैसे आईआईटीज या फिर आईआईएम्स और एम्स जैसे हॉस्पिटल जैसे बड़े उच्च शिक्षण संस्थान, इन सब की स्थापना में अपना योगदान दिया था। वहीं इन्होंने भाभा एटॉमिक एनर्जी अनुसंधान जो है उसकी जो स्थापना, वहीं उनकी बदौलत देश में अनाज की आत्मनिर्भरता और आदि विदेशी नीति के इन्हें जनक भी कहा जाता है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो इन्हीं के जन्म पर 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब कश्मीर ने भारत में विलय किया था 26 अक्टूबर 1947 को, जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र यानी कि इंस्टीट्यूटमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे और ये उस समय का अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स में वहां खबर छपी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, इनके समय भारत और नेपाल के बीच मित्रता संधि हुई जो कि 1950 में हुई थी और इन्हीं के समय दिल्ली समझौता 1952 में नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में बुलाया गया था। और अगर बात की जाए तो इन्हीं के समय में राज्यों के पुनर्गठन हेतु सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। यानी कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसके आधार पर राज्यों का गठन हुआ या फिर भारत राज्यों में बटा। और नेक्स्ट, पंचशील समझौता, यानी कि भारत और चीन के मध्य 28 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। पंचशील समझौते में यहाँ पर जो 5 जो इम्पोर्टेंट जो बातें थी वो दी गई है, जो कि अप्रैल 28 1954 को हुआ था। इनमें कहा गया था कि जैसे कि कोई भी देश यानी कि चीन भारत की संप्रभुता और अखंडता को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और भारत भी ये नहीं करेगा और पीसफुल दोनों एक मतलब शांतिपूर्ण तरीके से अपने सेनाएं जो रहेगी वो हथियारों का यूज नहीं करेगी। ऐसे कुछ जो इम्पोर्टेंट थे इनके बीच समझौते हुए थे। इन्हीं के समय अगर बात की जाए 19 सितंबर 1960 को जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में नेहरू और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, इनके बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। यानी कि जो सिंधु नदी थी उसके जल के बंटवारे के जो रूप में 19 सितंबर 1960 को हुआ था और इसमें जो मध्यस्थ यानी कि जो बीच में जो कोऑर्डिनेट्स का जो काम किया था वो वर्ल्ड बैंक ने किया था। और देखते हैं इनके बारे में। अगर बात की 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। यानी कि सर्वप्रथम यहाँ पर चुनाव करवाए और पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर स्टार्ट की गई। देखा जाए यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इनके टाइम की वह नेम की, नेम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि जैसे वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था तो विश्व जो था वो 2 गुटों में बट चुका था। एक गुट था रसिया और एक गुट था अमेरिका। तो इन दोनों ही गुटों में जैसे बढ़ चुका था तो इंडिया की जो बारी थी कि इंडिया अपना एक्शन ले किसी एक गुट में शामिल हो, लेकिन नेहरू जी ने यहाँ पर दोनों ही गुटों के बीच रहकर एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक बने और इन दोनों से अलग होकर
खुद एक गुटनिरपेक्ष देश जो है वो भारत को बनाया। नेहरू जी के साथ ही भारत में मतलब लोग लगभग 4 लोग और थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसकी स्थापना की। उनमें इजिप्ट और घाना जो थे और फिर इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया के जो प्रमुख थे, उन्होंने इन पांचों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। और इन्हीं के समय में भारत चीन युद्ध यानी 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन युद्ध होता है। और पहली बार आपातकाल जो था वो इन्हीं के समय में लगाया गया था। अगर आपातकाल की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की स्थिति बताई गई है और किस प्रकार भारत में आपातकाल लगाया जाता है। इन्हीं के समय अगर देखे जाए तो 1958 में नेहरू और नून समझौता हुआ। नेहरू और नून समझौता जो हुआ, इसमें बेरूबारी पाकिस्तान को देने का जो समझौता था, यानी कि जब भारत से पाकिस्तान अलग होता है तो एक क्षेत्र था बेरूबारी जो कि भारत में रह जाता है। लेकिन बाद में नेहरू के समय में भारत में नेहरू और नून ये दोनों जो थे इनके बीच समझौता होता है। उसके बाद में बेरूबारी जो था वो वापस पाकिस्तान को लौटा दिया जाता है। वही 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। वही देखा जाए तो इनको जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वही इनकी जो बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी अगर पंडित की बात की जाए तो जो यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो बनी थी उस समय। और यहीं पर पुस्तक इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें इनकी एक पुस्तक है पिता के पत्र और पुत्री के नाम, जो कि 1929 में इन्होंने लिखी थी। वहीं पर विश्व इतिहास की खोज 1933 में हुई और एक उनकी पुस्तक है मेरी कहानी जो कि इनकी बायोग्राफी आत्मकथा है, वो 1936 में लिखी गई। और भारत की खोज जो कि 1945 में लिखी गई। वहीं अगर बात की जाए तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये पारित नहीं होता है। अब हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री हैं वह है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा की अगर बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल था वो 27 मई से 9 जून 1964 तक ही रहता है, यानी कि मई से जून तक ही इनका कार्यकाल रहता है। और ये भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। ये कैसे थे? भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। और मार्च 1950 में योजना आयोग जो बनाया गया था, योजना आयोग के ये उपाध्यक्ष चुने गए। और वहीं 1963 से 1966 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में इन्होंने पद संभाला। और बात की जाए लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। और प्रधानमंत्री बनने से पहले ये भारत के गृह मंत्री व विदेश मंत्री भी रहे थे। साथ ही इनका जो एक नारा था जय जवान जय किसान, वो लाल बहादुर शास्त्री का ही नारा था। लाल बहादुर शास्त्री के समय की अगर बात की जाए तो 26 जनवरी 1965 को यहाँ एक अधिनियम लागू होता है। और यहाँ अधिनियम अंग्रेजी भाषा में राज कार्य करने को प्रावधान करता है, यानी कि यहाँ पर एक अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 जो लागू होता है। इस अधिनियम में कहा जाता है कि भारत जो है वो उसके जितने भी राजकीय कार्य है जो है वो राज्य के कार्य सभी अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे, यानी भारत की कोई पर्टिकुलर एक राष्ट्रभाषा यहाँ पर डिसाइड नहीं होती। वहीं अगर बात की जाए इसका जो क्रियान्वयन है वो राजभाषा विभाग करता है जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट देखते हैं इन्हीं के समय अगर देखा जाए तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता है। जैसे ही भारत चीन के साथ युद्ध खत्म करता है उसके बाद में पाकिस्तान भारत पर हमला कर देता है 1965 में। वहीं जो कच्छ के जो रण था, जो कच्छ का जो क्षेत्र था उसको लेकर यहाँ पर युद्ध होता है और काफी अंदर तक पाकिस्तान घुस जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो सेना थी वो स्थिति को काबू कर हम वापस उनसे कच्छ का क्षेत्र छीन लेती है। वहीं उस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो अयूब खान थे 1965 में। भारत में अगर खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता की बात करें तो हरित क्रांति, जैसा कि आप जानते हैं हरित क्रांति के बारे में, तो हरित क्रांति जो है वो इन्हीं के कार्यकाल में जो है वो आती है भारत। और 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध के पूर्व सोवियत संघ रूस की मध्यस्थता में 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच बैठक होती है। क्या होता है, जैसे ही भारत और पाकिस्तान जो था युद्ध विराम की बात करने के लिए जो रूस है वो मध्यस्थ की भूमिका निभाकर, रूस जो थे उस समय सोवियत संघ था, यानी कि उस समय रूस का डिवाइड नहीं हुआ था। लेकिन 1991 में रूस कई भागों में बढ़ जाता है। तो उससे पहले क्या था, भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करवाने के लिए रूस ने जो ताशकंद है जो कि वर्तमान उज्बेकिस्तान में, वहां पर इन दोनों के बीच समझौता करवाता है और यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं कि हम युद्ध विराम करते हैं। लेकिन क्या होता है, इसी दौरान एक घटना होती है कि शास्त्री जी की जो मृत्यु है वो उस समय वहीं पर ताशकंद में हो जाती है, जो कि एक रहस्य बना हुआ है कि किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई थी। तो और देखते हैं शास्त्री जी की जो मृत्यु 11 जनवरी 1964 में वही भारत से बाहर ताशकंद में हो जाती है। और भारत को वहां यहाँ अगर देखा जाए तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका निधन विदेश में हुआ था। अब अगले प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें
तो वो है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा की अगर बात की जाए तो गुलजारी लाल नंदा का कार्यकाल था 11 जनवरी से लेकर 24 फरवरी 1966 तक, जो कि एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। और अगर अगले प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की अगर बात की जाए तो ये इन्हीं कहा जाता है आयरन लेडी। इनका जो कार्यकाल था वो 24 फरवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक था। ये भारत की प्रथम व एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। राज्यसभा सदस्य में प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला व्यक्ति। यानी क्या होता है, प्रधानमंत्री कौन होता है, जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उसे हम प्रधानमंत्री बनाते हैं। लेकिन जो राज्यसभा की जो सदस्य थी इंदिरा गांधी, ये पहली ऐसी प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा की सदस्य थी और प्रधानमंत्री बनती है। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में है। इन्हीं के समय में क्या होता है, गोलकनाथवाद होता है। गोलकनाथवाद में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1971 में 24वां संविधान संशोधन होता है। और अगर देखा जाए इन्हीं के समय क्या होता है, लगभग टॉप 14 जो बैंक हैं इंडिया की, उन बैंकों का ये क्या कर देती है, नेशनलाइज कर देती है, यानी कि उनको जो है वो राष्ट्रीयकरण कर देती है उन बैंकों का। तो 1969 में इंदिरा गांधी जो थी वो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देती है। वहीं पर 1969 में अगर देखा जाए राजा और महाराजा को जो प्रीवी पर्स से मतलब यहाँ पर है, जैसे ही भारत में इनका विलय होता है तो उस समय कहा जाता है कि आपको पेंशन के रूप में कुछ जो रुपए हैं वो प्राप्त होंगे। लेकिन इंदिरा गांधी क्या करती है, जो प्रीवी पर्स यानी कि जो उनकी पेंशन थी वो समाप्त कर देती है। इंदिरा गांधी का कहना था कि भारत के अब आप सभी हिस्से हैं तो आपको पेंशन किस बात की दी जाए, यानी कि आपको अलग से पेंशन देने की कोई जरूरत नहीं। तो 1969 में इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स को समाप्त कर देती है। और वहीं 1971 में लोकसभा को निर्धारित कार्यकाल पहले ही भंग कर दिया गया, यानी कि जैसे ही होता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो अब समाप्त होने वाला है, अब चुनाव होंगे उसके बाद, लेकिन इंदिरा गांधी क्या करती है, पहले ही 1971 में लोकसभा को भंग कर देती है। और 1971 में वो गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। इन्हीं के समय अगर देखा जाए तो इन्हीं के समय क्या होता है, भारत पाकिस्तान के बीच वापस से युद्ध होता है बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर, क्योंकि पाकिस्तानी सेना जबरदस्त बांग्लादेश में लोगों को बड़ी मात्रा में प्रताड़ित कर रही थी, जिस वजह से बांग्लादेश से लोग भागकर भारत में शरणार्थी के रूप में आ रहे थे, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय था। उस समय याह्या खान जो थे वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। युद्ध के पश्चात 1972 में पाकिस्तान और भारत के बीच में शिमला समझौता होता है। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश जो थे, बांग्लादेश की जो उस समय देखा जाए बाद में युद्ध के बाद में जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनते हैं वो शेख मुजीबुर रहमान बनते हैं, जो कि शेख हसीना के पिताजी थे। वर्तमान में जो शेख हसीना है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण करा जाता है और इन्हीं को बंगबंधु की उपाधि भी दी गई है। इन्हीं को बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। गुजरात में अगर देखा जाए तो 1973 में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जो कि करप्शन और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से किया गया था। यहाँ प्रोटेस्ट एलडी कॉलेज और इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट थे उन्होंने शुरू किया था, जो कि धीरे धीरे मध्यम वर्ग के बीच पहुंच गया और लोगों ने इस आंदोलन में काफी शामिल हुए। इसलिए गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन ने, इंदिरा गांधी ने क्या किया, फिर इसको इंदिरा गांधी की सरकार को इन्होंने हिला दिया था। बाद में इस आंदोलन को नवनिर्माण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 18 मई 1970 की बात करें तो भारत द्वारा पहली बार परमाणु परीक्षण, यानी जो पोखरण जिसे हम बोलते हैं ना, स्माइलिंग बुद्धा, जो पोखरण है वो सबसे पहले 1974 में 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया। बाद में हम सेकंड जो परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में करते हैं। अब देखा जाए तो 1975 में सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया। सिक्किम के जो राजा थे चोंगियाल कैसे करके, तो उन राजा को इंदिरा गांधी ने भारत समझा बुझाकर, जब वो नहीं माने तो सिक्किम में अपनी सेना भेजकर सैन्य कार्रवाई के द्वारा सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाए और 35वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत 1975 में सिक्किम जो था भारत का एक सहराज्य बनता है। और 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना लिया जाता है बाद में। अगर देखा जाए 39वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रख दिया गया था। यानी कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, कहा गया कि जो प्रधानमंत्री हुआ या फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित जितने भी विवाद है, या फिर उनके चुनाव से या फिर उनके संबंधित जितने भी उनके क्षेत्राधिकार संबंधित जितने भी काम है, वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रहेंगे। यानी कि न्यायालय अब डिसीजन या फिर अपने न्याय नहीं सुनाएगा कि प्रधानमंत्री क्या कर रहा है या फिर राष्ट्रपति क्या कर रहा है। इन सबका निर्धारण जो है वो संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। इंदिरा गांधी के समय पे इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाद हुआ था, जो कि इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण जब वाद हुआ तो उसमें इंदिरा गांधी के जो वकील थे वो थे पालखीवाला। जो पालखीवाला थे वो इंदिरा गांधी के वकील थे। वही राजनारायण जो थे वो राजनारायण और शांति भूषण जो थे इनके अगेंस्ट में थे।
वहीं देखा जाए अगर 25 जून 1975 को जो जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने रामलीला मैदान में एक रैली निकाली, जिसके तत्काल बाद आपातकाल की घोषणा की गई थी। और आपातकाल की जब घोषणा हुई तो इंदिरा गांधी ने सभी जो प्रमुख नेता थे जो उनके अगेंस्ट में थे उन सभी को उठाकर जेल में डाल दिया। ये प्रेसिडेंट प्रोक्लेम द नेशन इमरजेंसी, ये उस समय कहा 25 जून को 1975 में गांधी सरकार, इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, उन्होंने आंतरिक असंतोष के आधार पर यानी कि कहा कि देश में आंतरिक असंतोष उत्पन्न हो चुका है, इसलिए हमें आपातकाल लगाना जरूरी है, इसलिए उन्होंने आपातकाल की अधिसूचना जारी की और देश में आपातकाल लगा दिया। इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी उसकी सिफारिश के आधार पर संविधान में 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन किया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अगर बात की जाए तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार स्वर्ण सिंह, और इसमें जो उपाध्यक्ष थे ये AR अंतुले, SS रे, यहीं पर रजनी पटेल, HR गोखले, VN गाडगिल, DP सिंह, DD गोस्वामी, VP साठे और वहीं पर सैयद मोहम्मद और CM स्टीफन और BN बनर्जी जो कि इनके सदस्य थे। किस समिति के, स्वर्ण सिंह समिति के। इंदिरा गांधी के समय 1 से लेकर 3 जून में 1984 में खालिस्तान की मांग हुई। खालिस्तान की अगर बात की जाए तो जो पंजाब वाला इलाका है, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो पंजाब का इलाका है, इस समय इन्होंने कहा था कि हमें अलग से एक राष्ट्र चाहिए, एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान, जो पंजाब है वो एक अलग राष्ट्र बनना चाहता है जिसे खालिस्तान कहा गया। तो उस समय इस विद्रोह को दबाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया था, जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस ऑपरेशन की वजह से ही इंदिरा गांधी की बाद में हत्या कर दी जाती है, क्योंकि जो अमृतसर जो टेम्पल है उसमें ये आतंकवादी ये घुस जाते हैं विद्रोही, और वहां पर जब इंदिरा गांधी सैन्य कार्रवाई करती है तो उससे क्रोधित होकर पंजाबी एक सिख जो होता है इनका सिक्योरिटी गार्ड, वो इनकी हत्या कर देता है बाद में। वहीं अगर देखा जाए ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण उत्पन्न भारत में विरोधी भावनाओं के परिणाम स्वरूप ऑपरेशन के 4 महीने बाद, केवल 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के 2 सिख सुरक्षा कर्मी यानी कि उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो इनकी हत्या कर देते हैं 1984 में। प्रधानमंत्री जो है वो है विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल था 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। इन्हीं ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ अविश्वास जो प्रस्ताव था वो लाया गया और इन्हें हटा दिया गया। इनसे पहले जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लेकिन वो पारित नहीं हुआ था, लेकिन पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो पारित हो गया, फिर उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और देखते हैं इनके टाइम पे 31 दिसंबर 1984 को वह भारत के वित्त मंत्री भी बने, यानी कि ये भारत के वित्त मंत्री भी बने थे और भारत में जो पिछड़ी जातियों के सुधार के लिए इन्होंने कोशिशें और बहुत सारे कार्य भी किए। उत्तर प्रदेश की ये उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी मुख्यमंत्री भी रहे 1980 से लेकर 1982 तक। और 1989 में जब आम चुनाव में जब कांग्रेस की हार होती है, लेकिन 1989 में कांग्रेस सबसे बड़ा दल उभर कर सामने आता है और फिर इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनती है। 1990 में सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। तो आप ये याद रख सकते हैं कि जो मंडल आयोग था उसकी सिफारिश पर ही ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। और अगर नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री है वो है हमारे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर की बात की जाए तो चंद्रशेखर जी का जो कार्यकाल था वो 10 नवंबर 1990 से 1991 तक था। ऐसे युवा तुर्क नेता के रूप में सामने आए जिनसे दृढ़ता, साहस एवं ईमानदारी के साथ निहित स्वार्थ के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यानी कि इनको एक साहसी व ईमानदार और निहित स्वार्थ प्रधानमंत्री माना जाता है। जो कि 1990 में चंद्रशेखर जो थे इनके नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी और श्री चंद्रशेखर ने 6 जनवरी 1983 में से 25 जून 1983 तक दक्षिण के कन्याकुमारी में नई दिल्ली से राजघाट यानी कि महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वहां तक लगभग 4260 किलोमीटर मैराथन दूरी जो यानी कि जो कहा जाएगा पैदल यात्रा तय की थी, यानी कि चंद्रशेखर राव ने जो था वो दिल्ली यानी दिल्ली से लेकर राजघाट तक, जो मतलब दिल्ली का जो राजघाट है वहां से लेकर कन्याकुमारी तक यानी कि पैदल यात्रा की थी। और उनके इस पद यात्रा का एकमात्र लक्ष्य था लोगों से मिलना और उनकी समस्याओं को समझना। तो देखते हैं इनके बारे में। और आपातकाल के दौरान जेल में बिताए समय में उन्होंने हिंदी में एक डायरी लिखी जो बाद में मेरी जेल डायरी के नाम से प्रकाशित हुई। 1969 में दिल्ली में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडियन के संस्थापक व संपादक भी थे। अगले जो प्रधानमंत्री है वो है पीवी नरसिम्हा राव।
पीवी नरसिम्हा राव के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो 1991 से 96 तक इनका कार्यकाल रहा और ये भारत के राजनीति के मौनी बाबा कहे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि भारतीय राजनीति के मौनी बाबा कौन थे और किन्हें कहा जाता है, तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। इनको इनसाइडर यानी कि इनकी जो आत्मकथा है अंतरिगाथा, उसे कहते हैं इनसाइडर। और जुलाई 1991 में भारत में जब पहली बार आर्थिक सुधार लागू किए गए और उस समय उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि जो एलपीजी जो मॉडल की जो अवधारणा है वो इन्हीं के टाइम पे आई थी। भारत की जो पूरब की ओर देखो की जो नीति है, लुक इट पॉलिसी जो थी भारत की, उसे जो 1991 में शुरू की गई और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत के व्यापार की दिशा पश्चिम और पड़ोस के जो पड़ोसी देश है उनसे हटाकर उभरते हुए जो दक्षिण पूर्व एशियाई जो राष्ट्र है उनकी ओर करना था। यानी कि जो दक्षिण पूर्व एशिया में जो उभरती हुई कंट्रीज थी उनकी ओर भारत का व्यापारिक हितों को बढ़ाना और उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना था। और केंद्र की जो एनडीए सरकार जो थी उन्होंने नवंबर 2014 में जो म्यांमार में आयोजित पूर्व जो एशियाई शिखर जो सम्मेलन था, जिसमें जो पूर्व की ओर देखो की नीति जो थी, नीति को जो पूर्व में काम करो की नीति के रूप में बढ़ा दिया। जैसे यानी जो म्यांमार में जो एशिया शिखर सम्मेलन हुआ था, म्यांमार में जो एशिया शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें जो लुक इट जो ईस्ट पॉलिसी थी उसको एक्ट इज ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया था, यानी कि काम करो की नीति। अब यानी कि देखने से ही नहीं, अब काम करने से मतलब है। बाबरी मस्जिद जो जो मुद्दा था वो इस समय आया था उभर कर, क्योंकि बाबरी मस्जिद को आरएसएस ने जो थे वो ध्वस्त कर दिया था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है इसके ढांचे जो था तो आरएसएस के जो सेवक थे उन्होंने ढा दिया था। अब बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करें तो ये 13 दिनों वाले प्रधानमंत्री भी कहा था, क्योंकि इनका कार्यकाल लगभग एक बार 13 दिन का जो था 1996 से लेकर 1996 में, यानी कि 16 जून से 1 जून तक का कार्यकाल था इनका, 16 मई से 1 जून तक का। तो 13 दिन के कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद में जब वो सेकेंड बार प्राइम मिनिस्टर बनते तो 1998 से लेकर 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। वहीं भारतीय जनसंघ यानी कि हम जिसे बीजेपी कहते हैं वर्तमान में, तो बीजेपी के जो संस्थापकों में से एक थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वही अगर देखा जाए तो जो अटल सरकार जो थी उन्होंने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। यानी पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुए, जो पहला परमाणु परीक्षण हमने किया था इंदिरा गांधी के टाइम पर, उसके बाद हम अटल बिहारी के टाइम पर 1998 में यानी कि 11 से लेकर 13 मई तक 1998 में हम लगभग 5 परमाणु परीक्षण इनके टाइम पीरियड पर करते हैं और भारत को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र ये उस समय घोषित कर देते हैं। इन्होंने जो इस कदम से उन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। और यहाँ सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति जो विकसित जो जासूसी उपग्रह तकनीक जो थे उस संपन्न जो पश्चिमी देशों ने जो उनकी जो भनक भी नहीं लगने दी। यानी क्या होता है, जो अमेरिका था वो नहीं चाहता था कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण करे, इसलिए उन्होंने एक जो है इसकी निगरानी के लिए एक अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट लॉन्च कर रखा है जिसको कहा जाता है लेक्रोस। जो लेक्रोस जो सैटेलाइट है वो मतलब इतना देख सकता है कि कोई व्यक्ति अगर अपने हाथ में घड़ी बांध रखा है तो उसका टाइम को भी वो देख सकता है। तो उस घड़ी जो जासूसी जो उपग्रह है उन उपग्रह को भी चकमा देकर हमने परमाणु परीक्षण किया था। और 19 फरवरी 1919 को 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा भी इन्होंने शुरू की थी। तो 1999 में इन्होंने सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लेकर एक लाहौर तक यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इन्होंने बस सेवा प्रारंभ की थी। और इस सेवा का उद्घाटन करते हुए जो प्रथम यात्री थे वो वाजपेयी जी थे और एक पाकिस्तान की यात्रा करके जो नवाज शरीफ थे, इन दोनों ने आपस में मुलाकात की, यानी कि ये बस में बैठकर नवाज शरीफ से मिलने गए थे और यहीं पर इन्होंने सदाए सरहद जो ये बस सेवा प्रारंभ की थी। इन्हीं के समय कारगिल युद्ध हुआ। जो कारगिल जो युद्ध हुआ था, इस समय जो कारगिल युद्ध था इसमें ऑपरेशन विजय करके चलाया गया था। तो कारगिल युद्ध जो था इस समय कौन सा चलाया गया था, तो ऑपरेशन विजय जो था ये कारगिल युद्ध के समय चलाया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था बीच में मई से जुलाई तक 1999 तक, जो कश्मीर को लेकर जो युद्ध चला था, कश्मीर में जो कारगिल जो है उसको लेकर यहाँ पर युद्ध चला था जिसमें भारत इसे जीत लेता है। हालांकि जो भारत जो था, भारत की जो सेना थी वो निचले हिस्से पर लड़ रही थी और जबकि जो कारगिल है वो थोड़ा पहाड़ी इलाका है, जो मतलब ऊंचा इलाका है, लेकिन फिर भी भारत की सेना यहाँ पर जीत जाती है। जो भारत भर के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ना और जिसे हम कहा जाते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो अटल बिहारी वाजपेयी के जो थे इनके टाइम पर ही स्टार्ट की गई थी। यानी कि यहाँ से लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई को जोड़ना, मुंबई से लेकर चेन्नई को जोड़ना और चेन्नई से हमें यहाँ पर कलकत्ता, इन चारों शहरों को जो जोड़ने की जो योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी। और यहीं पर अटल बिहारी के वाजपेयी जो थे इनके टाइम पर होती है, यानी कि कलकत्ता से चेन्नई, मुंबई और दिल्ली जो राजमार्ग है
इन राजमार्गों को जोड़ना है। और इनके शासनकाल में भारत में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ इतना केवल शेरशाह सूरी के समय में हुआ था। यानी कि कहा जाता है कि जितना अटल जी के टाइम पीरियड पर सड़कों का निर्माण किया गया ना, उतना मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने, जो बाबर के बाद आता है, हुमायूं के बाद में आता है शेरशाह सूरी, उसने किया था। इसका हम देखते हैं अटल जी की जो रचनाएं हैं, क्योंकि माना जाता है अटल जी एक कहा जाता है कि एक बहुत बड़े कवि भी थे, तो इन्होंने बहुत सारी कविता लिखी है, जैसे कि रंग रंग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, कैदी कबीराई की कुंडलियां, संसद में 3 दशक, अमर आग है, कुछ लेख कुछ भाषण, सेक्युलरवाद, राजनीति की रपटीली राहें, बिंदु बिंदु विचार इत्यादि मेरी 51 कविताएं। तो ये सब इनकी कविताएं थी, ये भी इनकी कहानियां थी। नेक्स्ट अगर देखें हम प्रधानमंत्री के रूप में, तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो 2 बार प्रधानमंत्री बनते हैं, 22 मई से 2004 और फिर 26 मई से लेकर 2014 तक वो रहते हैं भारत के प्रधानमंत्री। लगभग 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर ये रहते हैं। इन्हीं के समय में सूचना का अधिकार जो था वो 2005 जो है वो लागू किया जाता है, और 12 अक्टूबर 2015 को 2005 को लागू होता है। और द्वितीय जो प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट जो आती है, आयोग द्वारा जो रिपोर्ट आती है, सेकेंड ARC रिपोर्ट, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। यानी कि सन 2005 में जो प्रशासनिक सुधारों हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक आयोग था, गठित किया जाता है, जिसने अपनी रिपोर्ट जो थी 2010 में प्रस्तुत की थी। यानी कि जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी कि ARC जो आयोग था, ये क्या है, अपनी मतलब सुधार आयोग जो था ये प्रशासनिक सुधारों की देखरेख करता था। तो इसने जो अपनी रिपोर्ट है वो 2010 में प्रकाशित की। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो वीपी मोइला थे, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे उस समय। और इसमें DA डॉक्टर AP मुखर्जी, वी रामचंद्रन, डॉक्टर AH कालरो, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और विनीता राय, जो कि इनकी सचिव थी, ये इनके सदस्य थे। वहीं पर इस समय नरेगा, जिसे पहले मनरेगा भी कहा जाता था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और जो कि 2 फरवरी 2006 को लागू हो जाता है। वहीं पर केंद्र और राज्य के बीच संबंध की अगर देखा जाए तो पुंछी कमीशन भी इस समय सुर्खियों में। केंद्र राज्यों के संबंध की अगर समीक्षा हेतु 2007 में जस्टिस मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया जाता है। जो मदन मोहन पुंछी जो थे, तो उनकी अध्यक्षता में एक पुंछी कमीशन का गठन किया जाता है, जो कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं उसकी जांच पड़ताल करता है, फिर उसकी समीक्षा करेगा। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो मदन मोहन पुंछी स्वयं थे, और इसमें धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर NR माधव मेनन और विजय शंकर और विनोद कुमार दुग्गल, ये सब इसके क्या रहे, सदस्य रहे। वहीं इनके समय की सबसे जो बड़ी घटना हुई वो 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल, जो होटल था, उस पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसे हम 26/11 का आतंकवादी हमला भी कहा जाता है, जो कि मुंबई में हुआ था, जिसमें कसाब जैसे आतंकवादी को पकड़कर फिर उसे बाद में हमने फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं इनके समय अगर देखा जाए 2008 में भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत अपनी नागरिक और सैन्य परमाणु गतिविधियों को अलग करने पर सहमत हो गया था, और बदले में अमेरिका ने भारत के साथ परमाणु व्यापार को फिर से शुरू करने की पेशकश की थी। क्या होता है, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था अटल जी के टाइम पर, उस समय उसके बाद में लगभग अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिया था कि भारत के साथ कोई भी परमाणु व्यापार नहीं करेगा, लेकिन इनके टाइम पीरियड पर वो सैंक्शन जो थे वो हटा दिए जाते हैं। वहीं अगर आप बात करें इन्हीं के कार्यकाल में, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 था वो पारित हुआ था, जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हो जाता है। और वर्ष 2000 में जब कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट के बाद में गठित मंत्रियों के उच्च अधिकारी समूह ने एक बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र की सिफारिश की। यानी कि उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों के पास जो है कुछ पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड। तो सरकार ने अपने राष्ट्रीय समान जो न्यूनतम कार्यक्रम में घोषणा की कि सरकार जो सब्सिडी के तीव्र लक्ष्यीकरण के लिए एक विस्तृत रोड मैप का अनावरण किया जाएगा। और मार्च 2006 में सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र से संबंधित योजना का अनावरण किया, जो कि गरीबी रेखा से जो नीचे जो व्यक्ति आते थे उनके लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र जो थी वो योजना का अनावरण किया। 22 जनवरी 2009 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया। सन 2009 में अगर देखा जाए, जून 2009 में इन्फोसिस के एक सह संस्थापक नंदन नीलेकनी को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 19 सितंबर 2010 को प्रथम 12 अंकों वाला आधार कार्ड संख्या जारी की गई। अगर ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि 19 सितंबर 2010 को जो 12 अंकों का जो आधार की जो संख्या थी वो सबसे पहले जारी की गई थी। इसकी जो पूरी प्रोसेस है यहाँ पर दे रखी है। 2009 में अब तक जो आधार है 2009 में उसमें
यूआईडीआई का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बाद में 2010 में महाराष्ट्र में आधार प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 11 में फिर इसके 10 करोड़ हुए, आधार धारक स्टेडियम कमेटी ने उठाया सवाल। ये से कुछ मुद्दे हैं जो उससे संबंधित थे उस समय। इन्हीं के समय अगर देखा जाए तो 2010 में 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला हुआ था, जिसके 5वीं बार संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था, यानी उसकी जांच करने के लिए 5वीं बार संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। तो 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है इन समय। वहीं पर इस समय जन आंदोलन सत्याग्रह हुआ था, जो कि 2011 में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना हेतु जो अन्ना हजारे हैं उनके नेतृत्व में जन आंदोलन किया गया था। यानी कि लोकपाल और लोकायुक्त ये जो पद होते हैं, इनकी स्थापना के लिए कहा गया था कि भारत में एक लोकपाल होना चाहिए, एक लोकायुक्त होना चाहिए। इनके लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, जिसे द्वितीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, सेकेंड रेवोल्यूशन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो जब सेकेंड रेवोल्यूशन ये है तो प्रथम रेवोल्यूशन किसे कहेंगे अब, तो वो कहेंगे जयप्रकाश जो नारायण थे, उन्होंने जब आंदोलन किया था तो उन समय को। वहीं इनके समय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लाया गया, और इसके तहत गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल देने की व्यवस्था की गई। यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर ही लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल देने की व्यवस्था की गई, और इस कानून के तहत लाभार्थियों को उनके लिए जो निर्धारित खाद्यान्न थे वो हर हाल में मिले। इसके लिए खाद्यान्न की आपूर्ति ना हो, जो खाद्यान्न थे उनकी आपूर्ति न होने की स्थिति में जो खाद्य सुरक्षा भत्ते के जो भुगतान के जो नियम थे, नियम को जनवरी 2015 तक उन्होंने लागू कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है, जो कि 26 मई से लेकर 2014 जो थे इसमें निर्वाचित हुए थे, जो कि वर्तमान तक भारत के प्रधानमंत्री है। लगभग 12 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। 2014 में जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें प्राप्त हुई, तो ये एक लोकसभा के प्रमुख नेता के रूप में उभर कर आए और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ये भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री है जिनका जन्म आजादी के बाद भारत में हुआ। यानी कि जितने भी प्रधानमंत्री थे उनका जन्म आजादी से पूर्व हुआ था। यानी कि स्वतंत्र भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान नेबर्स फर्स्ट नीति जो कि लागू की गई है। तो नेबर्स फर्स्ट जो नीति है क्या होती है, तो नेबर्स जो फर्स्ट नीति होती है क्या होती है, यानी कि पड़ोसी पहले। पड़ोसी पहले जैसे कि इनसे पहले जैसे कि लुक ईस्ट पॉलिसी, ऐसी जो पॉलिसी चली गई थी, तो इनमें चेंजेस करके इन्हें नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी जो है वो लागू की। इनका कहना था कि अगर हमें किसी देश से कुछ आयात करना है, जैसे कि हमें जरूरत है किसी भी कृषि उत्पादन की, या फिर किसी टेक्नोलॉजी की, या फिर किसी हथियार की, किसी चीज की, तो सबसे पहले हम हमारे जो पड़ोसी देश है उनसे खरीदेंगे। यदि उनके पास नहीं है तो फिर हम दूसरे देशों से खरीदने जाएंगे, या फिर पड़ोसी देशों को अगर कुछ चाहिए तो वो पहले हम देंगे, अगर नहीं है तो फिर वो किसी और से ले सकते हैं। तो नेबर्स फर्स्ट नीति जो थी वो भारत ने लागू करी, जिसके तहत श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, तो इन सभी देशों के साथ इन्होंने अपने जो विदेशी संबंध थे इनमें सुधार किए। वर्ष 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शपथ जो ग्रहण समारोह हुआ था, इसमें पाकिस्तान सहित जो दक्षिण देश, जो कि दक्षिण के जो सारे देश थे, इन सभी नेताओं को बुलाया गया। दक्षिण यानी कि सार्क जो है विश्व का एक संगठन, इसमें जितने भी देश हैं उन सभी देशों के जो प्रधानमंत्री, जो नेता थे, राष्ट्रपति, उनको बुलाया गया था। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ जो मधुर संबंध स्थापित करने के लिए एक शुरू की गई नीति थी लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर बल दिया। यानी कि उस समय जो लुक ईस्ट पॉलिसी की गई थी उसकी जगह में इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर ज्यादा बल दिया। वहीं पर अगर देखा जाए इनके टाइम पीरियड पर 99वां संविधान संशोधन, यानी कि 99वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2014 में, उसमें क्या हुआ, जो सर्वोच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति के लिए जो कोलिजम प्रणाली है, उसके स्थान पर एक नए निकाय जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई। हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक एवं रद्द घोषित कर दिया गया और परिणाम स्वरूप पूर्व में चल रही जो कोलिजियम प्रणाली है वो पुनः लागू हो गई। यानी कि जो न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो उनकी जो नियुक्ति के लिए इन्होंने कहा था कि आप जो कोलिजियम पद्धति के द्वारा जब इनकी नियुक्ति करते हैं तो इसके स्थान पर आप राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करते हैं जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको अवैध घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। इन्हीं के समय 100वां संविधान संशोधन हुआ। 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि इसके टाइम पे एक ये हुई कि जो भारत और बांग्लादेश जो थे इनके बीच में कुछ जो क्षेत्र थे उनको लेकर विवाद चल रहा था। यानी कि क्या होता है, जब भारत और बांग्लादेश के समय जो आजादी के बाद कुछ हिस्से जो भारत के थे वो बांग्लादेश में थे और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भारत में थे। तो इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच में उन हिस्सों का आदान प्रदान कर लिया जाता है।
क्या होता है, भारत बांग्लादेश में जो भूमि समझौता 1974 होता है, इसके जो प्रोटोकॉल 2011 के अनुपालन में इस उद्देश्य के लिए उसमें जो संशोधित अधिनियम थे, उसमें जो 4 राज्य यानी कि जो 4 राज्य थे, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के भूभागों से संबंधित संविधान की पहली अनुसूची के प्रावधानों को संशोधित किया गया। इसका मतलब ये है कि इस समय ऐसा हो रहा था कि जो इंडिया का जो मैप है, इंडिया के मैप में यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल में यहाँ पर जो बांग्लादेश आ रहा है उसकी सीमा लग रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, कुछ एरिया यहाँ पर जो थे इस जगह में वो थे बांग्लादेश के, और बांग्लादेश में जो कुछ हिस्से थे वहां के जो थे वो थे इंडिया के। तो वो काफी विवाद हो रहा था, क्योंकि यहाँ के जो नागरिक है इन्हें भारत आना है तो सीमा पार करके आना पड़ेगा, और यहाँ के नागरिक को बांग्लादेश जाना पड़ेगा तो उनको फिर सीमा पार करके जाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, जो एरिया जो बांग्लादेश में थे भारत के, वो बांग्लादेश को सौंप दिए, और भारत में जो बांग्लादेश के थे वो भारत ने रख लिए। हालांकि हमें ज्यादा भूमि उनको देनी पड़ी, लेकिन इससे यह मुद्दा सुलझ गया। फिर होता है 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या होता है, ये 2014 में जब 101वां संविधान संशोधन होता है, तो भारत द्वारा जो कुछ जो भाग थे उनका हस्तांतरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के जो उरी जो कैंप है, इसमें सुबह 5:30 बजे जैश ए मोहम्मद के जो आतंकवादी थे उन्होंने हमला कर दिया था, जिसमें हमारे काफी जवान घायल हो चुके थे। लेकिन क्या होता है 28 से 29 आधी रात को भारतीय जो सेना थी, यानी कि 28 और जो 29 सितंबर की जो आधी रात है, उस समय भारतीय सेना वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों के जितने भी ठिकाने थे उनको तहस नहस कर देती है। और देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी कर दी गई, यानी 500 और 1000 के पुराने नोट प्रतिबंधित कर दिए, उनके स्थान 500 और 2000 के नए नोट लाए गए। इनके समय जीएसटी 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में हुआ, उस समय जीएसटी लाया गया, जो कि 2017 में लागू होता है। वहीं पर नीति आयोग जो था, यहाँ पर नीति आयोग का गठन किया जाता है, यानी कि संविधानता के बाद हमारे देश में तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया गया, जिसमें योजना बनाकर काम किया जाता था, यानी कि पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय योजनाएं काफी लंबे समय तक देश में चलती रही। योजना आयोग ने नियोजित इकाइयों के रूप में दशकों तक योजनाएं बनाने का काम किया, लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसे सहकारी संघवाद की भावना ने केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया। इसमें बस ये याद रखना है कि इनके टाइम पीरियड पर जो पहले से योजना आयोग चला रहा था, उस योजना आयोग के बाद में उसके जो नाम परिवर्तन कर या फिर उस योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, जिसका अध्यक्ष जो था वो प्रधानमंत्री होता है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन हुए, तो फिर नरेंद्र मोदी हुए। इन्हीं के टाइम पे क्या होता है, धारा अनुच्छेद जो 370 उसको हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत का राज्य बना लिया जाता है। और 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के कुछ सैनिक बसों पर विस्फोट से भरी कारों से टक्कर मारी और टकराकर यहाँ उनको विस्फोट किया था, जिसके परिणाम स्वरूप वायुसेना के द्वारा 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक होती है। इस समय हम बालाकोट एयर स्ट्राइक करते हैं। तो ये थे भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्री जिनके समय के कार्यकाल के बारे में हमने बात की, और कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं उनके समय में हुई। तो इतिहास से संबंधित व राजनीति से संबंधित सारी घटनाओं के बारे में हमने बात की है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।